नमस्कार साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ल नाबूद करने के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की एनसीईआरटी आरबीएससी की जो पुस्तक है और जो ऑथराइज जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं और जो ये क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऑप्शनल क्वेश्चन हो चाहे रिटर्न नोट्स के लिए हो, तो उनमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैं कक्षा 6 के जो क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारे पार्ट बना भी दिए हैं और आज नया पार्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हमने बात की थी भूगोल के बारे में, कक्षा 6 की पुस्तक जहाँ से आपको प्रतियोगी परीक्षाएं जो अपनी आती है, सीईटी हो गई, एलडीसी, पटवार, आरएस वगैरह, आरएस तक की मेंस की यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भूगोल के अंतर्गत हमने बात की थी, हमारा ब्रह्मांड जो पहला अध्याय था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, सौर परिवार हमने कंप्लीट कर लिया है, अंतरिक्ष की खोज कंप्लीट कर ली है और आज हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में। ठीक है, तो कक्षा 6 की पुस्तक के अंतर्गत ग्लोब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 1 क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले थे और कर रहे हैं। तो ठीक है, ये अंतरिक्ष की खोज वाला भी हमने कर लिया था। 30 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से अपने को शुरू करना है, ये रहा ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ से अपनी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ग्लोब के अंतर्गत जो भी 1 क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज ग्लोब के बाद ये जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे इसके बाद आपको और ग्लोब से कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं ग्लोब। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो यह है भू आभ। ठीक है, भू आभ अथवा पृथ्वी आकार है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, भू आभ अथवा पृथ्वी आकार। पृथ्वी का भू मध्य वृत्तीय व्यास कितना है? तो ये हो जाएगा 12,756.6 किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेटा है तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ये हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो ये हो जाएगी 40,075 किलोमीटर। ठीक है, तो 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। और 34 पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो 40,008 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य रेखीय परिधि हो जाएगी 40,075 और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40,008 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। पृथ्वी के भूआभीय आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया गया था जो रिवल फ्रांस के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? तो ये बनाता है 66 डिग्री 30 मिनट। 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ पर खींची गई है? तो ये उत्तरी ध्रुव पर खींची गई है। 23.5 डिग्री के तरीके से आप बात करें तो देखिए 38वां क्वेश्चन आता है कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो उसे कर्क रेखा कहा जाता है। 66 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है? तो ये करती है आर्कटिक वृत्त का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक वृत्त आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ पर विद्यमान है? तो यह है दक्षिणी ध्रुव पर। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो वो मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। 66 डिग्री 30 मिनट अर्थात 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या बनाती है? तो ये बनाती है अंटार्कटिक वृत्त। उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है? तो वह है स्थल भाग, उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। कुल अक्षांश 181 है तथा वृत्त कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 179। वृत्त हैं 179 और अक्षांश हो जाएंगे 181। भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है? तो ये होगी 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है, लगभग बात करें तो 111 किलोमीटर है एक अक्षांश की पृथ्वी से धरातल दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 31 मीटर। 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी 31 मीटर होती है। भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य से सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, उष्ण मतलब गर्म है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंध हो जाएगा। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के मध्य तापमान मध्य रहता है तथा यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। आर्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच के स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं, इससे यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, ठंडे रहते हैं तो शीत ऋतु जिस प्रकार होती है तो ये शीत कटिबंध कहलाएगा। भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव या दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के मध्य की कुल दूरी 90 डिग्री है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। इस प्रकार एक
गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि 20,000 किलोमीटर होती है तथा इसकी आधी अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की दूरी 10,002 किलोमीटर होती है। इस प्रकार 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी 10,002 या 990 होती है तो 111.13 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की बीच की दूरी। ठीक है, 111 किलोमीटर आपको याद रखना है, एग्जैक्ट है। 52वां वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के धरातल की 1.86 या 60 बराबर 0.031 किलोमीटर अर्थात 31 मीटर होती है। ये इस तरीके से भी याद रख सकते, ये रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, समझाने जैसा कुछ है नहीं। देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं किस लिए प्रयोग की जाती है, तो वो समय ज्ञान करने के लिए प्रयोग की जाती है देशांतर रेखाओं का। ठीक है, विस्तार बताती है इसलिए। देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है, तो ये खींची जाती है अर्धवृत्ताकार रूप में। ठीक है, फिर बात करते हैं पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी कितनी बार घूमती है, कितनी घूमती है, तो वो 1 डिग्री घूमती है। देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये होता है GMT अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष स्थानीय मानक समय LST ज्ञात करना होता है। किस देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारण किया जाता है, तो रूस व अमेरिका में कितने मानक समय होते हैं, तो 9 होते हैं। भारत का मानक समय बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप इनको रटने जैसे ही ये मामला। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 57 क्वेश्चन। 58 की बात करें, यहाँ से आप थोड़ा समझने लायक हैं और याद करने के तरीके हैं। 58 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है, ताकि वहाँ दिन तिथि के भ्रम से मुक्त हो सके। ये आप याद रख सकते हैं। देशांतरों के मध्य का स्थान क्या होता है, तो वो गोरे कहलाता है। देशांतरों के मध्य का स्थान गोरे कहलाता है। अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है। देशांतरों के मध्य का स्थान गोरे और अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है, तो ये अटलांटिक महासागर में मिलती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया है, तो 1884 में आयोजित वॉशिंगटन सभा जो हुई थी उसमें 180 डिग्री को देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। ये रेखा पृथ्वी को किस में बांटती है, तो पूर्वी व पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है, तो वह है ब्रिटिश रॉयल वेधशाला। प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरह घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिमी स्थानों पर समय ग्रीनविच से पीछे रहता है। ठीक है, ये समझने जैसी चीज़ें हैं नहीं, रटना ही पड़ेगा आपको। मेरे समझ में थोड़ी नहीं आती है क्योंकि मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। ग्लोब का मेरे कभी समझ में आया ही नहीं है, लेकिन आपको पढ़ा देते हैं क्योंकि पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो सकता है। 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 180 होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है, तो ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। ठीक है, 21 जून याद रखिएगा। गर्मी का बहुत बड़ा दिन होता है, तो गर्मी का है, तो गर्मी में दिन बड़े होते हैं, रात छोटे होती है, तो ये सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून का। ठीक है, तो ग्रीष्म अयनांत कहलाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटे होते हैं। यह अवस्था शीत अयनांत कहलाती है। तो वो ग्रीष्म अयनांत है और ये शीत अयनांत है। ठीक है, 22 दिसंबर याद रखिएगा। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इससे पूरी धरती पर दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषु व 23 सितंबर को क्या कहा जाता है, तो शरद विषु और सौर वर्ष सामान्यतः 365 दिन व लीप वर्ष 366 दिन का होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह में एक दिन अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। लीप वर्ष जिससे विभाजित होता है वो 400 हो जाता है। ठीक है, विभाज्य हो जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सिजिगी का निर्माण होता है। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है। इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह हमेशा कब होता है, तो यह पूनम के दिन होता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण।
जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो पृथ्वी के कुल हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। यह हमेशा कब होता है? तो अमावस्या को होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है? तो ये घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। पृथ्वी की किस गति से दिन व रात होते हैं? तो घूर्णन से होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीछे तो लास्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है, जिससे 365 दिन 5 घंटे 54 मिनट का समय लगता है। इसे ही परिक्रमण वार्षिक गति कहा जाता है। तो ये क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और वर्ष परिवर्तन का कारण होता है 365 दिन। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ। तो ये हो गया है ग्लोब के बारे में। थोड़ा कुछ समझ में आया तो बहुत है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इनमें से 75 जो भी बताए मैंने, 30 से 75, 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लीजिएगा बीच वाले। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, फालतू भेजा मरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।